समझ लेंगे तो आप क्लासिफिकेशन में आप सभी को पता है ऑडियो रिसोर्सेज, विजुअल रिसोर्सेज, पर जो इसके बैक में जो थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है, वो क्या है? पहली बात कि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यहां दिया गया है। एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी आईसीटी की टर्मिनोलॉजी है और एजुकेशनल टर्मिनोलॉजी में इसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं कि हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हमारे यहाँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको इजी और इफेक्टिवली साधारण रूप से समझने की कोशिश करेंगे हम कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रिसोर्सेस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सुगम हो जाए, बहुत आसान हो जाए, थोड़ा कठिन से आसान हो जाए। दूसरा, इफेक्टिव हो, और जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें जो लर्निंग आउटकम्स लिखा है उसको अचीव करने वाली हो। यानी एक अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग रिसोर्सेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो क्वालिटी क्या है कि वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत सुगम, इजी बना दे, इफेक्टिव बना दे और लर्निंग आउटकम्स ओरिएंटेड अचीवमेंट हो। क्लियर इट? समझ गए होंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब आगे मैं चलता हूं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास कंटेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमूर्त हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं। अब उनको मूर्त रूप में यानी कंक्रीट रूप में कैसे लाएं? तो वहां हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड्स एंड रिसोर्सेज का प्रयोग करना पड़ेगा। हम कक्षा में पृथ्वी को नहीं ला सकते, लोग लाएंगे। टीचिंग एड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में बस थोड़ा सा अंतर है, एक थोड़ी सी पतला सा अंतर यही है कि जो टीचिंग एड है, मनीष जी आपकी आवाज थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है। मेरी आवाज अभी भी कट रही है क्या? माइक के पास रहिए सर, माइक के पास थोड़ा। हाँ सर, अभी ठीक है। एक्चुअली लैपटॉप से हूं, तो अब आ रही है आवाज जी? हाँ। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल और जो टीचिंग रिसोर्सेस है, लर्निंग रिसोर्सेस है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम यानी इजी, इफेक्टिव और लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड हो। यही एक अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड्स का उद्देश्य होना चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग एड है और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टीचिंग एड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जरा सा अंतर है। जो एड है, टीचिंग एड है, वो डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली जुड़ा होगा। जैसे ग्लोब, वो टीचिंग एड है जियोग्राफी में। क्लियर इट? और अगर उसी ग्लोब का कोई और स्वरूप बना के, मॉडल बना के हम क्लास में ले जाएं या उसको पढ़ाने के लिए अन्य किसी चीजों का सपोर्ट जो टीचर अन्य छोटी छोटी मटेरियल से मिलाकर के बनाए, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। बहुत लोग इसको एक ही मानते हैं, पर जरा सा थोड़ा सा अंतर इसमें होता है। दो तीन थिंकर्स ने इसमें अंतर दिखाया है, कुछ लोग मानते ही नहीं। तो अगर टीचिंग एड की बात करेंगे तो डायरेक्टली आपके सब्जेक्ट कंसेंट से जुड़ा हुआ वो पार्ट होगा, वो जो टीचिंग एड बन जाएगा। फिर मैं बात कर रहा था कि क्लासरूम में बहुत से ऐसी चीजें हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अब्स्ट्रैक्ट हैं। अब उस अब्स्ट्रैक्ट चीजों का एग्जाम्पल हम कंक्रीट कैसे लाएंगे, तो उसमें हेल्प करेगा हमारा मटेरियल और ये रिसोर्सेज। दूसरी चीज, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है या टीचिंग एड है, वो इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला होना चाहिए। वो बच्चों के इंटरेस्ट को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। सबसे ज्यादा चीज कि मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं तो उसमें सहभागिता बढ़ जाती है। सहभागिता बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कुछ उसको देख करके सीखते हैं। यानी कक्षा में सहभागिता, इन्वॉल्वेंस बढ़ाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान 21st सेंचुरी और वर्तमान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसमें
कॉम्पिटेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटेंसी को ज्यादा और अच्छी तरीके से क्लास में उतारने के लिए, सब्जेक्ट की कंटेंट की कॉम्पिटेंसी को बच्चों के अंदर लाने के लिए हमको अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेना होगा। यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास को निष्क्रिय से सक्रिय बना देता है। क्लियर इट? पहला क्लासिफिकेशन के रूप में देखते हैं ऑडियो रिसोर्सेज, जिसमें रेडियो का कॉन्सेप्ट तो चला गया है, पर ऑडियो टैप्स हैं, पुराने पॉडकास्ट हैं। अब नया जो कॉन्सेप्ट आया है पॉडकास्ट, अगर आप किसी टॉपिक को एक दूसरे से बात कर करके और वो किसी अन्य के माध्यम पहुंचाना चाहते हैं, संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो ऑडियो रिसोर्सेस। दूसरा है विजुअल रिसोर्सेज, जैसे चार्ट है, मॉडल है, मैप्स है, पिक्चर है, फ्लैश कार्ड है, ओएचपी है। ओएचपी का मतलब है ओवरहेड प्रोजेक्टर। पहले एक स्लाइड बना करती थी, ओएचपी का फुल फॉर्म है ओवरहेड प्रोजेक्टर। पहले प्रोजेक्टर नहीं था आया, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। एक हम स्लाइड बना करके रख देते थे, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से हम प्रोजेक्ट करते थे। अभी प्रोजेक्टर आ गया है, कंप्यूटर से जुड़ गया है। ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस, जिसमें ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो, जैसे फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, छोटा सा वीडियोस बना लिया आपने और उसको आप लेक्चर के माध्यम में आप प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए ऑडियो और विजुअल में आप देखिए सेंसरी मोटर्स बढ़ जाते हैं। ऑडियो में सिर्फ एक सेंसर्स काम कर रहा है, वीडियो में एक कर रहा है, और ऑडियो विजुअल में दोनों काम कर रहे हैं। मल्टी सेंसरी इफेक्टिव जो है, हाईली इफेक्टिव माना जाता है ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज। फिर उसके बाद प्रिंटेड रिसोर्सेज, आपको मालूम है टेक्स्ट बुक्स है, वर्क बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है। इवन आपके क्लासरूम में जो भी ऐसे चार्ट टेक्स्ट के रूप में बनाए गए हैं, प्रिंटेड के रूप में प्रिंट करके लगाए गए हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखिए जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को बैंक ले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं और मार्केट ले जाते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज के रूप में इन सारी चीजों का यूज हम कर सकते हैं। पार्क है, रिवर्स है, कभी आपके बगल में कोई इंडस्ट्री है या आईटीआई का कोई इंस्टीट्यूट है, आप वहां लेके चले गए, म्यूजियम है, ये सारी चीजें कम्युनिटी रिसोर्सेज होती हैं। फिर डिजिटल रिसोर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारे एप्स आ गए हैं, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं वो डिजिटल रिसोर्स के रूप में। तो ये सारी चीजें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव करती है, निष्क्रिय से सक्रिय बनाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कॉन्क्रीट थिंकिंग में बदल देती है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट में बदलने का काम करती है, और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान, इफेक्टिव और लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड करती है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम, नीचे सर ने बनाया बहुत अच्छा, a broader term often used for concrete material used by the teacher, especially in the primary classes, abacus, beads, flashcards, pocket। अब देखिए अबेकस क्या है? अबेकस हमें काउंटिंग सिखाता है, पर डायरेक्ट अगर हमको फ्रैक्शन पढ़ाना है तो फ्रैक्शन के लिए अबेकस, या हमको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाना है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। पर अगर हमें फ्रैक्शन पढ़ाना है और हम कोई भी एक सर्कल पार्ट, एक पैड ले लिए और उसको अलग अलग पीसेस में काट दिए, वो हमारा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो टीचिंग ऐड हो जाएगा। क्लियर इट? यस सर। आगे चलें? यस सर। दोस्तों आप अपना थंब दिखा इसमें बहुत ज्यादा you can put up your thumb to show that understanding is there. And friends, it is not the duty of one and to बहुत कुछ नहीं है। Subhash ji is saying something. Subhash ji, put on your mic and speak, please. I could not read your message. Explain again. What? What is to be explained again, Subhash ji? सर एक बार ये पूछ रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग एड का डिफरेंस फिर से बोल रहे हैं। Okay. Manish ji, please differentiate teaching learning material and teaching learning aid. बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसको थोड़ा सा मैं आपको अंतर, उसमें मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जैसे आप लोगों ने प्राइमरी में या कहीं भी टीएलएम बनाया होगा और एक मार्केट से आपने डायरेक्ट टीचिंग एड, ग्लोब जो है एक टीचिंग एड है, क्या पढ़ाने का?
जियोग्राफी के पृथ्वी के बारे में या जियोग्राफिकल जो भी एक्टिविटीज होती है, तो वो डायरेक्ट ग्लोब है और ग्लोब ही हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको जिस रूप में ले रहे हैं वो टीचिंग एड है। पर अगर हमको पृथ्वी में दिन रात और अक्षांश रेखाएं ये सारी चीजें पढ़ाने के लिए हम कोई चार्ट बना लिए, कोई अन्य अदर मॉडल बना लिए जो हमको टीचिंग में सपोर्ट करेगा, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा। थोड़ा समझ में आया? यस सर, यस सर, क्वाइट क्लियर। क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलकर के टीचिंग एड बनाता है? मनीष सर, क्या सर? सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलकर के टीचिंग एड बनाता है? हेलो, टीचिंग एड इज अ स्पेसिफिक मटेरियल रिलेटेड टू डायरेक्ट चैप्टर, डायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब सब्जेक्ट। can we say that कि teaching learning material is a model of teaching aid? इस मॉडल ऑफ टीचिंग, देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं ना, मॉडल ऑफ, ये आप अपने से बना लेंगे, पर जो डिफिनीशन, क्योंकि ये बहुत बॉर्डर लाइन डिफिनीशन है, जरा सा लेफ्ट राइट होते हैं ना, इसमें बड़े बड़े लोग जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए मैं ज्यादा शब्दावलियों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, न कर भी रहा हूं। मैं सिर्फ बता रहा हूं वो जो बॉर्डर लाइन अंतर है वही। इसके अलावा आप जितना भी बनाएंगे हो सकता है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए डेंजरस हो जाए। तो बस इतना लाइए कि एक चार्ट पेपर ले लिया, ग्लू ले लिया, बीड्स ले ली, धागा ले लिया, इन चीजों से जो कुछ बना लिया वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। डायरेक्टली उसका उस सब्जेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन या सब्जेक्ट से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। पर अगर आप यस सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर। सर अगर हम देखो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है टीचिंग एड और एक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो जब हम टीचिंग एड की बात करते हैं तो वो ना टीचर सेंट्रिक होती है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टीचर है उसका जो लेसन है उसको डिलीवर करने में वो हेल्प करती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो वो बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक होती है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम बनाती है, इजी बनाती है, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो टीचिंग एड टीचर सेंट्रिक है और टीएलएम जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल ये बात बहुत अच्छा, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि ये अंतर को स्पष्ट करता है। टीएलएम टीचर और स्टूडेंट दोनों यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, आगे चले हम। जी बिल्कुल। अभी जो मैंने कंटेंट बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, उसकी विशेषता क्या है, क्यों टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत होती है, वो क्लियर हो गया? यस सर। सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए प्लीज। बैक में चलते हैं एक बार, कि मैंने बताया था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल और रिसोर्सेस क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा थोड़ा सरल बना देते हैं, इफेक्टिव बना देते हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स है उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त चिंतन होता है, ऐसे विषयों को कक्षा में मूर्त रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट रूप देने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। क्लियर इट? यस सर। कक्षा निष्क्रिय है, उसको और ज्यादा सक्रिय बनाने के, देखिए टीचर के पास क्या है, अपनी एक्टिंग है, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन है, कंटेंट है, यही तो है। अब इसके साथ और क्या वो जोड़ दे कि क्लासरूम टीचिंग इंटरेस्टिंग हो जाए। तो इंटरेस्ट को भी बढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं, कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। मुझे लगता है सही है सर। मटेरियल जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो क्या हैंडमेड होता है और एड क्या बना बनाया होता है, ऐसा कुछ? फिर आप वही बात पे आ गए। एक्चुअली जो है बना बनाया होता है, साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उबड़ खाबड़ चीज क्लास में आप लेके चले गए और कह देंगे टीचिंग एड है, जरा सा भी उसके कॉन्सेप्ट को वो टच नहीं कर रहा है तो गलत है। जैसे मैंने एक ग्लोब बनाया और थोड़ा टेढ़ा उड़ा बन गया, और एक रियल मार्केट में ग्लोब है। बात मेरी समझ रहे हैं? ओके सर।
मैंने एक ऐसा दिशा टाइम बनाते हैं के लिए हमने एक वो सूर्य घड़ी बना ली, पर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बनाई हुई जो सूर्य घड़ी है वो अलग है और मेरे द्वारा बनाई गई अलग। तो मनीष सर, मनीष सर ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं सर। डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं कंफ्यूजन नहीं करे, मैंने बस यही कहा, एक ही चीज ध्यान में रखिए टीचिंग एड और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, कि जो टीचिंग एड है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। आप क्लास में, भूगोल की क्लास में ग्लोब को लाना ही पड़ेगा। यस सर, वो टीचिंग बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, अब इससे ज्यादा कोई भी लाइन मत ऊपर नीचे जोड़िए, बाकी दोनों सेम है, बाकी दोनों सेम है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, दोनों का यूज सेम है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक, यस सर। कोई आगे बताए? यस सर, यस सर, यस। अभी जो हम विल गो अहेड। यस, आगे बढ़ता हूं मैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसको बताने से पहले मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, बहुत ही यूजफुल टर्म है। देवांगन सर आप लिखिए, PTA। जी, PTA अगर आप लिख पाए तो। P फॉर पैरेट, PTA। यस सर। PTA। अब देखिए ये PTA क्या है, ये एक आपके लिए जादू मैं दे रहा हूं। जब पूछा जाए कि शिक्षा का क्या काम है, क्या शिक्षा का क्या काम है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन, वर्क ऑफ एजुकेशन, तो आपका आंसर इसी PTA से आएगा। जब मैं पूछूं कि टेक्नोलॉजी का क्या काम है, तो भी इस PTA से आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा? P फॉर प्रिजर्वेशन। सर मैं बताऊं सर? P फॉर, मेरे साथ आप बोले, P फॉर प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन सर। प्रिजर्वेशन। T फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर। और A फॉर एडवांसमेंट। एडवांसमेंट सर। क्लियर इट? P फॉर प्रिजर्वेशन, T फॉर ट्रांसफर, A फॉर एडवांसमेंट। अब देखिए, व्हाट इज द वर्क ऑफ एजुकेशन? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर। फिर से मैं बोल रहा हूं, शिक्षा का क्या काम है? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन। अपनी नई पीढ़ी को अगर शिक्षा नहीं होगी तो कल्चर का ट्रांसफर नहीं होगा, कल्चर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्लियर इट? यस सर। यस सर, यस सर। और अगर शिक्षा नहीं है तो आप अपने कल्चर में एडवांसमेंट नहीं कर सकते, उसमें जो कल्चरल लैग है, जो रूढ़वादिता है, उनको हटा के नई अच्छी चीजों को जोड़ नहीं पाएंगे। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ एजुकेशन? प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रांसफर ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर। ये हुआ शिक्षा का कार्य। समझ में आया? जी। यस सर। अच्छा लगा? अब कल्चर की जगह एजुकेशन लगा दीजिए, और ये टेक्नोलॉजी का काम हो गया। प्रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को प्रिजर्व करना है, एजुकेशन को प्रिजर्व करना है। मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो नालंदा जल पास, पर हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हम उन चीजों को प्रिजर्व नहीं कर पाए। को ट्रांसफर करती है अगली पीढ़ी तक, क्योंकि जब उसको प्रिजर्व करके रखेगी तो फिर तेजी से करती है कि जैसे अब उधर देवांगन सर PPT बनाते हैं, मुझे भेज देते हैं, मैं उसको पढ़ लेता हूं, फिर मैं अपने कंटेंट को भेजता हूं, मिला जुला करके फिर वो आप तक पहुंच जा रहा है। इतना बड़ा ट्रांसफर हो रहा है। फिर
एजुकेशन को एडवांस करना है। अभी ने मैंने बताया था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी और एआई तमाम चीजें आ रही हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, कल मेरे जैसे शिक्षकों की जरूरत नहीं होगी। कंटेंट है, एआई है, आप अपने हिसाब से जनरेट कर लेंगे। आप चाहते हैं अमिताभ बच्चन आपको पढ़ाए, तो आप टीचर के रोल में एआई से अमिताभ बच्चन को सेट कर देंगे और वो बताएगा आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। हाँ, अब आपको आनंद आ रहा है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं? आप अपने मन से पढ़ेंगे। आप चाहेंगे आपकी मौसी आपको पढ़ाए, आपा आपको पढ़ाएं, कंटेंट है, एआई है, फिट कर दिया। जरूरत नहीं है देवांगन सर की, मनीष सर की और बहुत सारे टीचर्स है। तो एडवांसमेंट हो रहा है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, एडवांस ट्रांसफर ऑफ कल्चर, एडवांसमेंट ऑफ कल्चर, इट इज द फॉर्मूला मेड बाय मी। मैंने खुद ही बना लिया जब मैं इन चीजों को देखा। अरे ये तो दो जगह सेट हो रहा है। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर इस पीटीए को समझ गए हैं तो अब आइए समझते हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इफेक्टिव रोल कैसे बना सकती है, और खासकर इन रेफरेंस टू सिग्निफिकेंस एज पर द एनईपी 2020 टू इंप्रूव द टीचिंग प्रोसेस एंड लर्निंग। यस, अभी मनीष जी ने बहुत अच्छे से बताया। एआई से अमिताभ बच्चन भी आपको पढ़ा सकते हैं, मौसी भी पढ़ा सकते हैं। तो एआई जो है रिप्लेसिंग टीचर ऐसा नहीं है। हमारे जमाने में पहले 2G आया हमारे भारत में, फिर 3G आया, 4G आया, 5G अभी चलन में है। चाहे 6G क्यों ना आ जाए, जब तक गुरुजी नहीं रहेंगे सारे जी फेल है। गुरुजी का इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। तो जय हो सभी। देवांगन सर जी, देवांगन सर जी, देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आई होती ना, तो आज हम फैसिलिटेटर नहीं होते, आज हम टीचर ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। पर हमारे रोल को फैसिलिटेटर बनाने का काम ये सारी टेक्नोलॉजी का भी एक दुष्प्रभाव है। तमाम शिक्षक हो गए हैं ऑनलाइन। मैं उस पर विषय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो हमारा एक गुरु, क्योंकि जब एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाएंगे, इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में पढ़ेंगे, उपाध्याय, गुरु, शिक्षक, ये सब में शिक्षक होना बड़ा आसान काम नहीं है, बड़ा त्याग का काम है। ठीक है, जैन धर्म में शिक्षक को बहुत ऊपर उपाधि दी गई है। एक गुरु होना बड़ा मुश्किल का काम है, हम और आप नहीं हो पाएंगे। पर मेरा कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें फैसिलिटेटर बना दिया है। तो आने वाले समय में, इसीलिए आज आने वाले जी 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 कंटिन्यू, आने वाले समय में और थोड़ा सा हमारा रोल डाउन होगा। आप इसके लिए तैयार रहें। पर रोल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको और खुद को एडवांसमेंट करना पड़ेगा, खुद में अपने अंदर परिवर्तन लाएगा। कंटेंट की डिलीवरी में, कंटेंट को लर्नर ओरिएंटेड, नीड ओरिएंटेड और नई इनोवेटिव टेक्निक्स का प्रयोग करके क्लास में आपको अपना स्थान बनाए रखना होगा। ये मान के चलिए, इट इज जब पूछा जाता है चैलेंजेस इन एजुकेशन, टीचर्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस है आने वाले समय में, यही है। आपके पास खूब कंटेंट है, खूब नॉलेज है, पर अब नए नए रिसोर्सेस के साथ अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। आज इसी का ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 29 स्टेट्स में से करीब 28 स्टेट्स के लोग बैठे हैं, और हम एक दूसरे स्टेट में बैठ के, आप किसी और जगह बैठ के, मैं किसी और जगह बैठ के, हम 100 लोग मिल के एक साथ एक चीज को पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। दिस इज ऑल टेक्नोलॉजी। और यदि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे। जी मनीष जी। सर, मैं अपने बारे में जब लिखता हूं कि मैं कैसा टीचर हूं, तो मैं बहुत एक इंटरेक्टिव टीचर हूं। अगर मेरे सामने स्टूडेंट नहीं हो तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं बच्चों से बातचीत बिना किए, उनके सामने एक्ट किए नहीं पढ़ा पाऊंगा। और इस टेक्नोलॉजी से पढ़ाने में मुझे बड़े अलग अलग तरीके के मैं इमेज कर रहा हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट मेरी बात को सुन रहे हैं, ना मैं आपका फेस देख पा रहा हूं, ना अंडरस्टैंडिंग लेवल देख पा रहा हूं। तो ये जो एज अ टीचर मैं खुद समझ पा रहा हूं कि मेरा रोल कट रहा है। और जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों की चेहरे को देखता हूं, उनके रिएक्शन को देखता हूं, उनके अनुसार डिलीवरी या कंटेंट समझ जाता हूं। जैसे अभी क्लासरूम में मैं चेहरे देखता तो मुझे समझ में आ जाता है कि ओहो, टीचिंग एड वाली बात कुछ जम नहीं रही है, सबको पकड़ में नहीं आ रही, पर चेहर फेस नहीं दिख रहा है, आपका रिएक्शन नहीं दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, हर चीज के कुछ अच्छी चीजें होती हैं और कुछ कमियां, लेकिन हमें टूटती वर्जनाओं में और पनपती नई शैली में अपना व्यवहार और अपनी क्वालिटी बनाए रखना है। चलिए
आगे चलते हैं। हम कहाँ थे सर? थोड़ा सा नीचे करिएगा, थोड़ा सा स्लाइड नीचे करिएगा। फर्स्ट स्लाइड, अभी जो डिजिटल वाली स्लाइड थी, हाँ रुक जाइए। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। ये डिजिटल जो टेक्निक्स आ रही है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्लासरूम को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, अपने जो सीपीटी कोर्स करते हैं एज अ टीचर, जो आपका प्रोफेशन है, उसके डेवलपमेंट के लिए आपको बीच में आ गया था पीपीटी नहीं बना पाते हैं तो आप अच्छा टीचर नहीं है, ऐसा माना जाता था। आप सिर्फ क्लास में जाके ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि पीपीटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पीपीटी आ गई, फिर वीडियो लेसन प्लान आ गया, अब एआई बेस्ड प्लान आ जाएगा, आपको एआई बेस्ड बनाना पड़ेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, क्लास थर्ड के तवाऊ, द वर्ल्ड अराउंड अस चैप्टर है, उसमें ब्रिक्स बनाने की बात की गई कि ब्रिक्स और मिट्टी की चीजें कैसे बनती हैं। इस गांव में नियर अबाउट, आप जब या हमारे गांव के आसपास जो है एक जगह ईंट बनती है, वहां का वीडियो ले लिया, मिट्टी कैसे बनाना, छोटे छोटे वीडियोस बना लिए, वहां खड़ा होके मैं बोलते, बच्चे मुझे उस वीडियो में देखते अरे मनीष सर हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया, अरे सर आप यहाँ हैं, मिट्टी से किस तरीके सारी चीजें बनाई जाती है, ये मैंने बना दिया, एआई बना देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह की जो ट्रेनिंग आ गई है, उन ट्रेनिंग को करिए और उससे अपने आप को इनरिच करिए। जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल में आइडेंटिफाई करिए, प्रिंसिपल के माध्यम से, एज अ रिसोर्स के माध्यम से वो सारी चीजें अपने यहाँ लाने की कोशिश करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें गवर्नमेंट की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जैसे दीक्षा है, स्वयं है, वर्चुअल लैब्स है, और एक समय एक वर्चुअल क्लासेस चला था जब एपीजे अब्दुल कलाम ने हैदराबाद से क्लास ली थी, और जो है उसको भारत के कई स्कूलों में वो क्लास चल रही थी, वर्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे थे, जबकि अब्दुल कलाम एक जगह अपने यहाँ उस लेक्चर को दे रहे थे। दीक्षा पोर्टल के बारे में आप समझ जानते ही हैं और सभी आपसे जुड़े हुए हैं। इसमें क्यूआर कोड बेस्ड जो कंटेंट होता है, टीचर लर्निंग मॉड्यूल होता है, हम बहुत सारे दीक्षा के कोर्स कर रहे हैं। इसमें क्यूआर कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि जहां पूछा गया है परीक्षाओं में, इसको क्यूआर कोड बेस्ड ई कंटेंट कहा गया है। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, ये हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट तक की सारी चीजें प्लेटफॉर्म है, इस पे सारी चीजें मिली हैं, कंटेंट है बच्चे पढ़ने के लिए। वर्चुअल लैब्स हैं, ऑनलाइन सिमुलेशन समझते हैं आप लोग? सिमुलेशन समझते हैं कोई? राजीव जी माइक ऑन है, राजीव जी माइक बंद कर लीजिए। राजीव जी आपका माइक चालू है। आप में से सिमुलेशन कोई समझता है? देखिए, सिमुलेशन की क्रांति, माइक्रो टीचिंग आपने बीएड में की होगी, एक सिमुलेटेड टीचिंग थी। माइक्रो टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग में अंतर क्या है? माइक्रो टीचिंग में आप रियल क्लास में जाकर के बैठ के पढ़ाते हैं, चूंकि आप पढ़ाना सीख रहे हैं तो हो सकता है आपसे गलतियां हो और बच्चों का नुकसान हो जाए। क्लियर इट? माइक्रो टीचिंग आपने सुना है? यस सर। माइक्रो और मैक्रो। जी सर। तो जब यस सर। अब आप क्लास में जा रहे हैं और आप शिक्षण अभी सीख रहे हैं, टीचिंग करना सीख रहे हैं, तो आपके पढ़ाने में हो सकता है, मान के चलें कि कुछ गलतियां होंगी और उन गलतियों का प्रभाव रियल बच्चों पे पड़ जाएगा, पड़ेगा? यस सर। अब क्या किया, एक सिमुलेटेड टीचिंग आ गई। क्लासरूम वास्तविक ना होके सिमुलेटेड है, मतलब आप ही के बीच का जो टीचर है, जो टीचिंग सीख रहा है, वो आपके क्लास में एज ए स्टूडेंट बैठा है, आप पढ़ा रहे हो, और पढ़ाने के दौरान आपसे जो गलतियां, वो उसका इफेक्ट उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रक्ट डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, वो टीचिंग के कंटेंट को नहीं, टीचिंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं। बात समझ में आया? इसलिए सिमुलेटेड टीचिंग या सिमुलेटेड फ्लाइंग एंड सिमुलेटेड शूटिंग। सिमुलेटेड फ्लाइंग क्या है कि जिस तरीके से पायलट को फ्लाइंग कराने से पहले रियल एयरक्राफ्ट में बैठाने की जगह एक सिमुलेटेड फॉर्म में बैठा देते हैं, वो रियल एयरक्राफ्ट नहीं होता, पर रियल एयरक्राफ्ट जैसी सीन, उसका मूवमेंट, सब कुछ उसको एकदम रियल फेस होता है। इसी तरीके से डिफेंस में शूटिंग रेंज में जो निशानेबाजी है, उसमें बहुत सारा बुलेट खर्चा होता था निशानेबाजी में, तो सिमुलेटेड गन लाग दी गई, मतलब आप निशाना तो लगाएंगे, रेंज जाएगी, पर आपका एक भी बुलेट खर्चा नहीं होगा। तो
सिमुलेटेड टीचिंग में क्या है कि टीचिंग के दौरान, टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान बच्चों की एक काल्पनिक कक्षा जिसमें बच्चे ना होके वही क्लासरूम के बच्चे जो आपके साथ टीचिंग सीख रहे हैं वही आपके साथ बैठे हों। क्लियर इट? वास्तविक ना होके अवास्तविक कक्षाएं जिसे कहते हैं। तो Yes, जो हेलो यस सर, यस सर। सर ये नीचे जैसे फॉर एग्जांपल अभी OSM चल रहा है, जो रियल चेकिंग होगी उससे पहले की हमें सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल। यस यस यस, वेरी गुड। वो टिक कर रहे हैं, आप बार बार चेक कर रहे हैं। हाँ सर कुछ वीडियो गेम्स yes, ऐसे हैं जिसमें बच्चों को वीडियो गेम बिल्कुल, खेलते हैं तो बिल्कुल फील करते हैं वो इसी तरह से। वही सिमुलेशन। हाँ, ठीक है ना? तो ऑनलाइन सिमुलेशन, वर्चुअल लैब्स, मतलब अगर हम कोई चीज केमिस्ट्री की चीज में कोई ऐसा कोई केमिकल मिला के रिएक्शन देख रहे हैं तो वो लैब में वो रिएक्शन होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर इट? यस सर। और Yes, ये sir, सारे yes. वर्चुअल लैब जो है एक्सपेरिमेंटल चीजों के लिए ज्यादा यूज की जाते हैं। आगे हम चलते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग कुछ नहीं है, फेस टू फेस और ऑनलाइन को मिक्स कर दीजिए। ब्लैंड फेस टू फेस क्लासरूम और इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज, दोनों को एक साथ मर्ज कर दीजिए और उसी को हम ब्लेंड, दोनों तरीके की, मतलब जो परंपरागत कक्षाएं थी जिसमें फेस टू फेस क्लासेस करते हैं, जैसे मैं अभी आप क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं और अचानक मैं आपको जब मैं बात करूं कि हम इस तरीके से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं तो तुरंत वर्चुअल लैब खोल दीजिए, वर्चुअल लैब से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते दिखा दीजिए। तो जो आपका जो फेस टू फेस क्लासेस था, जो परंपरागत क्लास थी फेस टू फेस, और जो ऑनलाइन क्लासेस है, दोनों को एक साथ आप करके चलाएंगे तो वो ब्लेंडेड लर्निंग होगा। क्लियर इट? इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे चलें। यस सर। यस सर। चैलेंजेस फॉर प्रिंसिपल्स। भाई आप में से बता सकते हैं कि ये जो इतने रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस होगा? आप प्रिंसिपल के रूप में ये देखते होंगे, या प्रिंसिपल को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता होगा? सिंपल क्वेश्चन है सर। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी सर। मिसयूज ऑफ, हाँ सर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। सर वर्किंग ऑफ रिसोर्सेज। The very first thing is lack of resources, and then if resources are there, providing teachers training is also a problem. Then maintaining the digital infrastructure and अगर ये सारी चीजें हैं तो साइबर देखिए, चिल्ड्रन एंड टीचर टू बी मेंटेन। मैं जब प्रिंसिपल की बात करता हूं तो मैं सिर्फ एपीएस और एनवीएस के प्रिंसिपल की बात नहीं करता हूं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राचार्य कई प्रकार के होंगे और स्कूल का लेवल भी अलग होगा, स्टेट की स्कूल की स्थिति अलग अलग है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात, फिर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उनके वो चीज है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, पर मैंने ऐसे बहुत ऐसे विद्यालय देखे हैं 10-10 साल तक फिजिक्स के लैब में सामान आके रखे हैं, पर उनको ट्रेनिंग देने वाला आज तक कोई नहीं आया। क्या मेरी बात का समर्थन करते हैं आप? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। किसी जगह सर लाइट नहीं है। पंकज सर, आदरणीय पंकज सर, आप जुड़ गए हैं, मेरे गुरु समान भी हैं, बड़े समान भी हैं। नमस्कार भाई, मैं सर नमस्कार। और ये आईसीटी के मास्टर हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इनको पढ़ा रहा हूं, मैं इनसे पढ़ा हूं आईसीटी, और ये आईसीटी और पाइथन के ये मास्टर हैं पंकज सिंह सर। ये कंप्यूटर सीएस हैं। ठीक है सर, अगर कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अरे नहीं सर, आपसे आज तो मजा आ रहा है क्लास में भी। अच्छा पंकज जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। तो चैलेंजेस के रूप में क्या है कि ट्रेनिंग नहीं है अच्छे से, रिसोर्सेज अवेलेबल है, ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेनिंग है, उसके सेटअप करने का एनवायरनमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी हम पुरानी लैब में नई चीजों को एडजस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आज की लैब दूसरे तरह की लैब है, इनोवेटिव लैब है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब मैं आता हूं जो एज ए प्रिंसिपल और एज ए सुपरवाइजर
जो रोल है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, फॉलो अप, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज अ मीन्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव। अब देखिए, बात हम तीनों थ्योरी की किए थे, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव, लेकिन आप देखिए ऑब्जर्वेशन थ्योरी में कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग शब्द आया है। क्यों? आज के एरा में जो इनोवेटिव और कॉग्निटिव जितनी भी चीजें चल रही उसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इसकी बात होती है, कॉम्पिटेंसी की बात होती है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का जो रोल है, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करिएगा। थोड़ा सा ऊपर करिएगा सर। यस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का पर्पज क्या है, फीडबैक एंड फॉलोअप क्या है, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स क्या है। देखिए, किसी भी क्लास, अगर मैं पूछूं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का बेसिक कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, पर्पस, तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, यही ऑब्जर्वेशन है। टीचर डायरी लिखा है कि नहीं लिखा है, वो कक्षा में कूद रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब तो उसके रूब्रिक्स हो सकते हैं, उसके अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। पर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है। मैं आप में से सबके लिए एक प्रश्न पूछता हूं कि आप प्रिंसिपल हैं और आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको करना है, तो कौन सी एक टेक्निक अपनाएंगे? एक टेक्निक की पूछ रहा हूं, मुझे एक्सप्लेन नहीं करिएगा। कोई ऐसी टेक्निक बता दीजिए या असेसमेंट की टेक्निक बता दीजिए जिससे आप क्लासरूम का अच्छा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई भी। एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट विद टीचर। वेरी गुड। भाविक के नाम से जो रिस्पॉन्स आया है बहुत। और मैं टेक्निक पूछ रहा हूं, कैसे करेंगे? टेक्निक बताइए ना। टेक्निक का मतलब जैसे मैंने कहा सर, एक्टिविटी बेस्ड प्ले, रोल प्ले, डिबेट्स। मैडम, असेसमेंट करना है एज अ प्रिंसिपल, क्लासरूम में गए, टीचर खड़ा है, बच्चे हैं, आप कौन सी ऐसी टेक्निक यूज करेंगे कि विद इन 5 मिनट 10 मिनट्स आप असेस कर लेंगे क्लास अच्छा चल रहा है? ऑब्जर्वेशन। सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। मैम, हर जगह मत इसको, मैं कैसा कर रहे हैं? हेलो, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स हो सकता है शॉर्ट टाइम। इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, बच्चों से बातचीत करके सर, बच्चों से just like for 2 to 3 ये questions पता लगा about लेंगे lessons. कि उन्हें विषय समझ में आया है कि नहीं। 5 या 10 मिनट आप क्लास में जाइए, टीचर से कहिए कि सर प्लीज अपनी टीचिंग थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। आप 5 मिनट बच्चों से उसी टॉपिक पे बातचीत शुरू कर दीजिए। उसके पहले हुई किसी टीचिंग टॉपिक पे बातचीत करिए, सारे किसी भी बच्चे को उठाइए, उससे बात करिए। बच्चा इंटरेक्टली किस तरीके से आपके उस डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहा है, इसी से आप क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। बाकी बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, टूल्स बनाएंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, पर बहुत कम समय में क्लास में घूमते हुए ब्लैक बोर्ड पे भी मत देखिए क्या लिखा है, बस ये पूछ लीजिए आप क्या पढ़ रहे थे। उसके बाद उनसे 2-3 क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, बच्चों से बातचीत करिए। आप ये देख सकते हैं कि कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं। अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश में बात करके देख लीजिए, बच्चों को हिंदी में समझ में आ रहा है या इंग्लिश में समझ में आ रहा है। आप उसके की पॉइंट्स, आप एक प्रिंसिपल हैं तो थोड़े बेसिक सब्जेक्ट को समझते होंगे, ये माना जाता है कि, तो आप उन सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या सबसे अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन का टेक्निक है, इंटरेक्शन कर करके। जितना आप ज्यादा क्लासरूम में 5-10 में, इससे ज्यादा कोई और चीज आप ऑब्जर्व कर लें, लेकिन किसी टीचर के बारे में 45 मिनट में, 10 मिनट में ऑब्जर्वेशन करके उसको गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट करना बड़ा मुश्किल का काम है। उसके लिए आपको खुद बहुत ज्यादा असेसमेंट के बारे में आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आई एम राइट? तो ऑब्जर्वेशन का पर्पज है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है। उसमें ऐसा नहीं कि आप खुफिया एजेंसी की तरह जाके बात कर ले, पता कर लें, क्लास में घुस गए, अच्छा
टीचर 5 मिनट लेट आया था, अच्छा 3 दिन से कोर्स ही नहीं पूरा है, अच्छा लिखवा ही नहीं रहे हैं कॉपी, ये काम ही नहीं है, ये आप फिर ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, उस सिपाही बन गए हैं। ठीक है, फोकस क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का एंगेजमेंट और लर्निंग प्रोसेस कैसी जा रही है, बस। क्या क्या टूल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूल हैं, ऑब्जर्वेशन टूल है, चेकलिस्ट है, और आपको पता है कि ये जो आपके ऑब्जर्वेशन के लिए एक टूल बना के दे दिया जाता है, उसमें प्री डिसाइडेड होता है इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं, इन्वॉल्वेशन हो रहा है कि नहीं है, टीचिंग लर्निंग प्रयोग किया नहीं, कि दोनों तरह के लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया, कोर्स कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड एंट्री है कि नहीं है, ये एक प्रकार का प्री चेकलिस्ट और टूल भी हो सकता है। फीडबैक एंड फॉलोअप, फीडबैक एंड फॉलोअप क्यों जरूरी है, क्या इफेक्ट है फीडबैक एंड फॉलोअप का सुपरविजन में, जरूरी है कि क्या कमियां हैं, उसको सुधार करने के लिए स्पेसिफिक हम क्या चीजें कर सकते हैं। एक इफेक्टिव फीडबैक क्या है कि वो मतलब स्पेसिफिक तरीके से वो टीचिंग प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के होना चाहिए, ना कि पर्सन को ध्यान में रख के। पर हमारे यहाँ पर्टिकुलर टीचर ही उसके घेरे में आ जाता है, टीचर्स को ही हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को नहीं करते। सबसे बड़ी कमी ये है इंस्पेक्शन फॉर्मेट्स में कि हम सिर्फ और सिर्फ टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, जितनी भी चीजें चेकलिस्ट में वो टीचर से रिलेटेड है, जबकि हमारा टीचिंग प्रैक्टिस और जो वो लर्नर है, लर्निंग बिहेवियर है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट है, उस पर होना चाहिए। जैसे आप इसमें लिखा है एग्जांपल ऑफ पुअर फीडबैक, योर क्लास वाज बोरिंग, ठीक, और गुड फीडबैक है कि उसने नोटिस किया कि एक स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल बच्चा या कुछ अच्छा इनोवेटिव चीजें उसमें चल रही हैं, उसमें एक कंटेंट को बच्चे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फॉलोअप के साथ साथ एक सबसे बड़ी बेस्ट चीज है कि फॉलोअप जितना देर में होगा उतना जो फीडबैक के कंटेंट में आपके डिमेरिट्स हैं वो मेरिट में नहीं बदल पाएंगे। फॉलोअप जितना जल्दी होगा, जितनी बार जल्दी होगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोअप, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट जितना जल्दी होगी उतना अच्छा जो आपका रेमेडियल पार्ट है वो अच्छा होगा। ठीक है, फॉलोअप में आप देखते हैं कि जो हमारा काम हुआ है उसके फीडबैक में जो कमियां रह गई है, यानी फीडबैक इज द पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्लियर इट, मैंने पहले भी बताया है कि फीडबैक जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन नहीं है। असेसमेंट एज लर्निंग, वेरी गुड, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको एक्सप्लेन मैं एक दिन कर दूंगा। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स, अब मैं इस अप्रोच की बात करता हूं क्योंकि ये अप्रोच पूरी तरीके से असेसमेंट को एक्सप्लेन करता है। चूंकि ये अप्रोच क्या है, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स, दो चीज है, चिंतन और संवाद। क्या है, चिंतन और संवाद। अब ये बताइए, चिंतन करेंगे तो उसमें आपके 10 लोग आपके साथ होंगे कि आप अकेले चिंतन करेंगे? सर अकेले होंगे सर। ये इंडिविजुअल इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर इट। जो रिफ्लेक्शंस हैं वो इंटरनल इंडिविजुअल प्रोसेस है, और डायलॉग्स क्या है, ये एक्सटर्नल है और इंटर रिलेटेड है। क्लियर इट? यस सर। अगर मैं कहूं कि जो चिंतन है, रिफ्लेक्शन है, उसमें आपका जो आपने अनुभव किया, आप जो मानते हैं और जो आप जो वर्क कर रहे हैं उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अच्छा, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स को सर किसी ने कहा कि रिपीट सर। तो जो चिंतन है वो इंडिविजुअल इंटरनल प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का, और जो डायलॉग है एक्सटर्नल इंटर रिलेशन है, प्रोसेस है। कैसे है? जैसे मैं कोई चीज पढ़ा दिया और आपसे इस पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन में क्या करेंगे, जो आपके एक्सपीरियंस है, ये मैसेज बीच बीच में मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए मैं कंटेंट पर ही रखता हूं। जो आपका एक्सपीरियंस है,
जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आप समझ रहे हैं, कार्यों की जो गहन डीप अंडरस्टैंडिंग है, ये इंटरनल पूरा प्रोसेस है रिफ्लेक्शन। और आपसे मैं कहूं संवाद, तो आपका एक दृष्टिकोण है, आपकी एक विचारधारा है। सहयोगी अधिगम है, इसमें हम बच्चों के साथ, शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं और इंटर रिएक्शन करते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। हम उसकी बात को समझते हैं, वो हम अपनी बात को समझते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है फीडबैक क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, आगे चलें। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, 1 मिनट ऊपर थोड़ा सा सर कर लीजिएगा, एक टर्म छूट गया है। जब हम क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, फीडबैक के रूप में भी कुछ हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ाया, बच्चे क्या समझ पाए। आपने अपनी डायरी में सबसे अपने इंट्रोडक्शन के बाद क्या लिखा होगा, याद है किसी को जो नई डायरी आ रही है? यस सर। क्या? माई आइडियोलॉजी ऑन टीचिंग, माई रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग। और कोई और? सर एसटीपी के बारे में, माई फिलोसफी ऑफ टीचिंग सर। वेरी गुड, एसटीपी। यस, टर्मिनोलॉजी वही है, सर ने अच्छा एक्सप्लेन भी किया देवानंद। स्टेटमेंट ऑफ फिलोसफी, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, सारिका मैडम, स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी क्या है? इसमें फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ आपके टीचिंग मेथड, आप किस प्रकार के टीचर हैं, कौन सी थ्योरी, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा डेवलपमेंट की थ्योरी को फॉलो करते हैं, इवैल्यूएशन, शिक्षक विद्यार्थी को क्या मानते हैं, कंटेंट को किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा असेसमेंट कैसा होना चाहिए, बच्चे को किस रूप में देखते हैं, टीचिंग को किस रूप में देखते हैं, अपने विषय को टीचिंग किस रूप में देखते हैं, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। और इसी में ही आप सारा अपने आप को शिक्षक के रूप में एक ऑब्जर्वेशन टूल जब हम निर्धारित करते हैं, उसमें एक शब्द आता है रूब्रिक्स। किसी को पता है कि ये रूब्रिक्स क्या है? सर नीचे स्लाइड नीचे करिएगा, स्लाइड नीचे करिएगा सर, और नीचे करिए, नीचे नेक्स्ट स्लाइड पे आप बताइए। आप बस मल्टीप्लग के ऊपर वाला सर, बस इसके ऊपर वाला, बस इतना ही छोड़ दीजिए। हाँ, कोई बताएगा रूब्रिक्स क्या? थोड़ा जल्दी। की एरियाज। सर रूब्रिक्स वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे एक स्टूडेंट का असेसमेंट किया जाता है। हाँ, तो रूब्रिक्स पहली क्या चीज है कि एक इवैल्यूएशन टूल है। क्या है? स्ट्रक्चर्ड स्कोरिंग टूल्स। हाँ, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन का आप इसको एक शॉर्ट में कहिए कि ऑलरेडी एक आउटलाइन बना दिया जाता है और इसमें लेवल ऑफ अचीवमेंट डिसाइड करना होता है। मेजरेबल टर्म्स में ये होता है। तो रूब्रिक्स को थोड़ा सा आज हम समझेंगे, क्योंकि ये आज के पैटर्न में हर जगह आपने एचपीसी कार्ड देखा होगा, वहां भी रूब्रिक्स दिया हुआ है और एफएलएन के लिए भी रूब्रिक्स दिया हुआ है। धीरे धीरे रूब्रिक्स ही वो लर्निंग आउटकम अचीवमेंट का असेसमेंट का एक टूल है जो रूब्रिक्स बेस्ड है, कि अगर आपके पास ये चीज अचीव हो गया तो आपके पास इस प्रकार की कॉम्पिटेंसी आ गई और उससे रिलेटेड गोल आ गए। तो रूब्रिक्स क्या करता है कि एक इवैल्यूएशन टूल्स है, एजुकेशन में हम उसको यूज करते हैं। एक आउटलाइन और क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, क्राइटेरियन टेस्ट बताया था। यस सर। लर्निंग आउटकम असाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है, लर्निंग आउटकम असाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए एक आउटलाइन ऑफ क्राइटेरिया होता है। आउटलाइन ऑफ क्राइटेरिया कि लर्निंग आउटकम अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए एक प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया होता है और उसको एज अ प्री डिफाइंड फ्रेम ऑफ एनालिसिस लर्निंग आउटकम, यस, ये रूब्रिक्स होता है। अब रूब्रिक्स क्या करता है? रूब्रिक्स क्वालिटी का मेजरमेंट करता है, क्वांटिटी का नहीं।
रूब्रिक्स जो है, जितने भी रूब्रिक्स हैं वो क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं करते, क्वालिटी का, मतलब अच्छा काम किसने किया है, ठीक है। स्पेसिफिक कोई असेसमेंट है सब्जेक्ट का, उसमें रूब्रिक्स का काम होता है। उसके बाद अगर हम किसी को डिफाइन करना चाहते हैं कि ये उत्कृष्ट है, ये बहुत अच्छा है, इसमें सुधार की जाए, तो वो भी रूब्रिक्स, वहां भी हम रूब्रिक्स असेसमेंट टूल्स का यूज करते हैं। अच्छा, आप इस ए लेवल पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ए लेवल पे पहुंच गए हैं, बी लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कमियां हैं। अगर मैं एग्जांपल में लास्ट में दूंगा, 2 तरह के रूब्रिक्स होते हैं, एक होता है एनालिटिक रूब्रिक्स और एक होता है होलिस्टिक रूब्रिक्स। एनालिटिक रूब्रिक्स क्या होता है, किसी भी इवेल्युएशन या ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट में असेस करता है, किसी भी असेसमेंट को। जैसे लैंग्वेज असेसमेंट के लिए हमने रूब्रिक्स बनाया, तो क्या होना चाहिए, पहला अक्षर की पहचान, अक्षर का उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, 1-2 अक्षर से बने शब्दों का उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं, 1 मात्रा और 2 अक्षर से बने शब्दों का उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं, भाषा धारा प्रवाह में बोल पाना, 2 लाइन के 2 पंक्तियों के लिखी हुई बात को समझ पाना और उनको अपने शब्दों में, ये सारे कंटेंट रूब्रिक्स हैं और इनको बीच बीच में असेस कर रहे हैं, तो ये एनालिटिकल रूब्रिक्स है। पर आप पूरा रूब्रिक्स के पूरे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो रूब्रिक्स के हैं उनको मार्क करने के बाद एज अ होल बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में ये, इस कॉम्पिटेंसी में ये बेस्ट है या उससे ज्यादा है, वहां होलिस्टिक रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर इट? यस सर। यस सर। देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया है डायलॉग्स के, जिसको मैं बीच में से छूट गया था, मैं उसी को सर से कह रहा था कि आप जब पढ़ाते हैं तो क्या लगता है, आप कभी आप सोचते हैं कि ये जो आपके नजरिए से पाठ कैसा रहा, ऐसा प्रश्न मन में आता है? यस सर, क्यों नहीं, प्रश्न आता है। अच्छा, पढ़ाने से पहले आप ये सोचते हो ना कि यार मैं क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, क्लास के अंत में बच्चे क्या सीख लेंगे, आपकी ये क्या उम्मीद है कि बच्चे ये क्या सीख लेंगे, ये भी होता है क्वेश्चन। या कोई क्या स्पेसिफिक इवेंट्स ऐसी चीजें हैं, तो डायलॉग के माध्यम से जब आप सुपरविजन कर रहे हैं, तो डायलॉग के माध्यम से यही चीजें हमको देखना है, बच्चों से पूछना है, बच्चों के नजरिए से कैसा रहा क्लास, आपको अच्छा लगा, इसमें क्या होता तो और मजा आता। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम्स जो था वो चेक कर लीजिए, पूछ लीजिए, ये हो गया असेसमेंट। और कोई स्पेसिफिक कंटेंट था तो उसके बारे में उनसे पूछ लीजिए, उसके बाहर जाकर के पूछ लीजिए, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो ये एक सुपरविजन का ये जो 3 क्वेश्चन है कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो कुछ उम्मीद लेके जाते हैं, उसी को लर्निंग आउटकम कहते हैं। और फिर बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपके नजरिए से वो कैसा क्लास रहा। तो रूब्रिक्स वर्तमान समय में जितने भी असेसमेंट हैं, चूंकि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लर्निंग आउटकम बेस्ड है, असेसमेंट भी लर्निंग आउटकम्स में आता है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करते हैं तो उसमें कैरिकुलर गोल्स है, कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग आउटकम्स है। और लर्निंग आउटकम्स ही वो चीज है कि आपको पढ़ाना क्या है, अचीव करना क्या है। तो इसलिए जिस तरीके से असेसमेंट में इनोवेशन आया है, उसमें रूब्रिक्स आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए, हमको एग्जैक्ट रूब्रिक्स भी हम नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए हमको प्री डिसाइडेड रूब्रिक्स कहीं से मिलता है, एनसीईआरटी और बहुत रिसर्च के माध्यम से रूब्रिक्स बनाया जाता है। रूब्रिक्स बनाना बहुत आसान नहीं है, वो बहुत छोटे सैंपल पे, बड़े सैंपल पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने के बाद डिसाइड किया जाता है। रूब्रिक्स लिखना, राइटिंग ऑफ रूब्रिक्स, इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज अ वेरी टफ टास्क, इट्स बेस्ड ऑन वेरी ब्रॉड सैंपल्स। बहुत बड़े सैंपल्स पे एनसीईआरटी एंड बहुत सारे शोध संस्थाएं, हर भाषा के हो चाहे मैथ्स के हो, इन सारी रूब्रिक्स को डिसाइड करने में टाइम लगता है। तो रूब्रिक्स इज ऑलरेडी ये एक इवैल्यूएशन का टूल्स है, जिसमें किसी कंटेंट को 2 तरह से, एनालिटिकल रूब्रिक्स मतलब छोटी छोटी चीजों को बांट करके उसको चेक करना, और होलिस्टिक रूब्रिक्स बड़ी बड़ी चीजों को चेक करना कि बच्चों के अंदर या किसी भी उस कंटेंट्स के अंदर अचीवमेंट लेवल क्या हुआ है, इसका इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो आज का कंटेंट मैं सोचा था बहुत जल्दी खत्म करूंगा, तो लगभग आज ठीक 2 मिनट पहले। यस मैम।
सर क्या जो हमारा टीयर 1 का एग्जाम हुआ है इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स थे वो रूब्रिक में काउंट होंगे, जैसे कि जीके का था? नहीं, वो तो बेसिक स्क्रूटनी बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, जिसमें हमको किसी व्यक्ति के विविध होलिस्टिक अप्रोच में मैथमेटिकल, लैंग्वेज, इस तरह की जब चीजों को हमें टेस्ट करना होता है तब इस तरह का टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आपका मास्टरी लेवल टेस्ट होगा, यानी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। उसमें सब्जेक्ट नहीं था तो उसमें हमको कंटेंट या बहुत सारे जो भीड़ थी उसको स्क्रूट करने के लिए, छांटने के लिए हमको मल्टी डायमेंशनल माइंड, जो मल्टीपल थ्योरी कही गई है, डेवलपमेंटल थ्योरी की मल्टीपल क्या क्या चीजें हैं कि वो रीजनिंग अच्छा कर सकता है, मैथमेटिक लगा सकता है, लैंग्वेज है और कंप्यूटर है। भले ही मैथ्स के बहुत सारे प्रश्न लोगों ने छोड़ दिए हैं फिर भी क्वालिफाई कर गए हैं, ये बात अलग है, पर उस अप्रोच से वो टेस्ट बनाया गया था। अभी जो टेस्ट है वो मास्टरी लेवल में हो सकता है रूब्रिक्स का यूज होता है, पर यहां ये टेस्ट रूब्रिक्स नहीं, मैंने कहा इवैल्यूएशन है, आपको अच्छा, बढ़िया और अच्छा करने का ये तरीका है। आपने 4 ऑप्शन दिया, बिल्कुल नहीं कर पहला भाषा का हमने रूब्रिक्स बेस्ड असेसमेंट बनाया, उसमें आपने पहला लिखा कि नहीं पढ़ पा रहा है, 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ पा रहा है, बहुत तेजी से पढ़ पा रहा है, अर्थ के साथ पढ़ पा रहा है। अब जो अर्थ के साथ पढ़ेगा उसके सामने टिक करने के बाद उसको क्या कहेंगे? बिगनर कहेंगे, प्रोग्रेसिव कहेंगे, प्रोफिशिएंट कहेंगे या एडवांस्ड कहेंगे? राइट सर, क्लियर। समझ में आ गया? क्लियर सर, क्लियर। ओके, चलिए ओवर टू देवानंद सर। जी हाँ, मनीष सर आप क्लास में बने रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पर। हमने 8वें टॉपिक ले लिए आज पार्ट सी के। इफ यू आर ऑल रेडी, इफ नॉट कीप योर पेन एंड पेपर। विद इन 15 मिनट आई एम गोइंग टू आस्क यू 25 क्वेश्चंस। मीन्स यू विल हैव ओनली 30 to 40 सेकेंड टू आंसर द क्वेश्चन। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। आप 1 से 25 मार्क कर लीजिए। 10 प्रश्न के बाद मैं उत्तर बताऊंगा, हम उत्तर मार्क करेंगे, अपने उत्तर बताएंगे यहाँ पे सभी को। उसके बाद 10 के बाद 20 में और फिर 25 में। उसके बाद दोस्तों ये पीडीएफ आपके साथ इमीडिएटली आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये आपने पूरा देख लिया होगा, जो हम पढ़ रहे थे वही कंटेंट है, अलग तरीके से बनाया गया है सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड। उसी चीज को क्लासिफाई करके बनाया गया है। तो बहुत जल्दी से हम आ जाते हैं। मनीष सर, shall I start with the questions? मनीष सर, मैं प्रश्न के साथ शुरू करूं? यस। ओके। आंसर कोई देगा नहीं, आंसर टिक कर लेगा। हाँ, आंसर सभी अपने अपनी लिखते जाएंगे। सभी आदी हैं इस बात के, तो आप केवल आंसर को अपनी जगह पे लिखते जाएंगे। यू नीड नॉट आंसर इट इन ग्रुप। सो हियर वी बिगिन फ्रेंड्स विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। Which of the following is the best example of the hidden curriculum? Option A, topics listed in the science textbook. सर आपकी आवाज कट रही है। The topics listed. देवांगन सर आपकी आवाज कट करके आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। Okay, now let us see again. The topic listed in the science textbook, the morning assembly prayer and the feeling of unity in creates. देवानंद सर, हाँ देवानंद सर जी बोलिए सर। क्या मेरी आवाज आ रही सभी को? फ्रेंड्स, आर यू एबल टू लिसन मी? आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस। नहीं सर, अब सही है, आनी शुरू हुई है। थोड़ा इंटरनेट ब्रेक। आवाज सबको आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रही है। कट के आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। ओके, लेट मी चेक अगेन। क्या अब मैं बहुत ज्यादा अच्छे से ऑडियबल हूँ? यस, हाँ डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगेन आई रिपीट फ्रेंड। Which of the following is the best example of the hidden curriculum? Option A, the topics listed in the science textbook. B, the morning assembly prayer and the... Yes? अभी आवाज नहीं आ रही है सर,
हाँ सर, आपकी तो आ रही है। मेरी आवाज मैं आ रही है स्टार्ट ना? करता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेक्स्ट मनीष सर, नेक्स्ट सर क्वेश्चन. इको साउंड आ रहा है. मनीष सर, मेरी आवाज आ रही है? मनीष सर, एक मिनट. मनीष सर, यस सर, आ रही है. एक मिनट. मनीष जी, एक मिनट. क्या मेरी आवाज क्लियर है? अब आप बोल के बताएं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? ओके, फाइन. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड टॉपिक इन क्वेश्चन नंबर 1 सबने कर लिया होगा, मुझे इसमें जाने की जरूरत नहीं है. आई सपोज आई विल बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2. सबने मार्क कर लिया होगा. ये क्वेश्चन आपको सीटीईटी एग्जाम 2014 में आया था. A teacher uses storytelling, role play and art activity to teach the concept of unity in diversity. This approach is aligned with which principles of curriculum construction? A. Principle of conservation, principle of child-centeredness, principle of frontline knowledge, principle of renovation. KVS PLT exam, it was asked. Question number 3. Nipun Bharat mission is related to higher education reforms, teacher education, foundation literacy and numeracy FLN, and 4th, digital infrastructures in schools. फ्रेंड्स, आवाज क्लियर है? एक बार अंगूठा लगा के बता दे. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो जल्दी पढ़ सकते वो 5 भी पढ़ लेंगे. In a competency-based lesson plan, the first and the most crucial step is to competency-based lesson plan. The first and the most crucial step is to prepare interesting teaching aids, write clear, measurable learning outcomes, decide the homework to be given, or arrange the classroom furniture. टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों. अगला प्रश्न सीटीटी दिसंबर 22. एज पर द एनईपी 2020, बाल वाटिका इज द क्लास बिफोर ग्रेड 1 फॉर 5 to 6 year old child. This falls under which stage? Foundational, preparatory, middle or secondary stage? I hope you have marked your answer. Friends, क्वेश्चन फिर से नहीं दिखाए जाएंगे, so be very careful please. Question number 6. Which of the following assessment tools is most appropriate for assessing students' artwork in a competency-based manner? Artwork in a competency-based manner. Pen paper test, oral quiz, rubrics, true false questions. ये नवोदय और टीजीटी में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 7. The principles of fatigue. सबसे पहला सेंटेंस था ये. The principle of fatigue in timetable construction suggests that all subjects should be taught for equal duration. Subject requiring more thinking should be taught in the later period. Subjects requiring more thinking should be taught in the earlier periods. Teachers should not be given free periods consecutively. DSSB के एग्जाम में पूछा गया था. अगला प्रश्न 8वां. अंतिम 2 प्रश्न, फिर हम उत्तर चेक करेंगे, उत्तर की समीक्षा करेंगे. दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइमरीली एम्स टू प्रोवाइड, अभी मनीष जी ने बताया था, फाइनेंशियल एड टू स्कूल्स की डिजिटल टेक्स्ट बुक ओनली, QR कोड बेस्ड ई कंटेंट एंड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स. डी, प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन. Friends, question number 9. A post-observation dialogue where the supervisor asks the teacher. Post-observation है, एक dialogue है where the supervisor asks the teacher, what do you think prompted Rohan's question? रोहन को क्वेश्चन करने के लिए किस चीज ने प्रॉम्प्ट किया? This is an example of constructivist supervision, behaviorist supervision, authoritative feedback or summative evaluation.
इट वॉज आस्क्ड इन द प्रिंसिपल एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं प्रश्न को पढ़ना चाहूंगा। अ पोस्ट ऑब्जर्वेशन डायलॉग where the supervisor asks the teacher, supervisor मतलब principal या inspecting team asks the teacher, what do you think prompted Rohan's question? This is an example of, आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आंसर देखेंगे। स्वयं is an initiative to provide free school uniforms, online courses from school to postgraduate level, midday meals या scholarships for मेरिटोरियस स्टूडेंट। दोस्तों आप डिडक्टिव मेथड से भी आंसर दे सकते हैं। चलिए 10 प्रश्न हो गए, उत्तर की समीक्षा करेंगे। मेरे बताने के बाद जब मैं बोलूं, आपको समय दूं, तो सभी अपने अपने स्कोर लिखेंगे ताकि मनीष जी भी चेक कर सके और सभी साथी देख सके, आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके। पहले प्रश्न का उत्तर है बी, द मॉर्निंग असेंबली प्रेयर। मनीष जी बाद में एक्सप्लेन करेंगे यदि किसी प्रश्न में दिक्कत होगी तो, नहीं तो बिना एक्सप्लेनेशन के हम चलेंगे। मनीष जी ने इतना बढ़िया पढ़ाया है कि आप सभी साथियों को उत्तर बहुत अच्छे से आता होगा और पूरा इस टेक्स्ट से लिया गया जो हमने पढ़ा है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है बी, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रश्न क्रमांक 3, इसका उत्तर है सी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, FLN, निपुण। क्वेश्चन नंबर 4, competency based lesson plan. The correct answer is write clear measurable learning outcomes. लर्निंग आउटकम पे हमें ध्यान देना है लेसन प्लान बनाते समय। क्वेश्चन नंबर 5, ए, फाउंडेशनल स्टेज। नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज रूब्रिक्स, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे रिसेंटली। असेसमेंट टूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग स्टूडेंट आर्ट वर्क, रूब्रिक्स। फिर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट रिक्वायरिंग मोर थिंकिंग शुड बी टॉट इन द अर्लियर पीरियड लाइक मैथ्स एंड साइंस। नंबर 8, दीक्षा, QR based e content and teacher training modules. Number 9, A, constructivism supervision, constructivist supervision। और दोस्तों 10वां प्रश्न का उत्तर है बी। क्या बात है, दीपक जी ने अपना उत्तर पहले ही बता दिया। सभी दोस्त अपना अपना आंसर देते जाए। टीना मैडम 10 नंबर, अनीता जैन मैडम 8 नंबर, राजू जी 9, श्वेता धीमान 10, मांगीलाल जी 9। वेरी गुड वेरी गुड। मनीष जी आप पढ़ते जा रहे होंगे। निर्मला 10, 9, विकास जी 9, उपाध्याय जी 9। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, दिस शोज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आनंद साहब, हाँ जी, यस फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन अगेन, बी एक्टिव। हाँ चलिए ठीक है, सबके मार्क्स हमने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। यस वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। द मेन डिफरेंस, आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग, क्योंकि लेसन पढ़ लेने के बाद जब टीचर को उसको फीडबैक देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। वैसे स्टूडेंट को जब उसके लर्निंग आउटकम पता चलते कि हाँ ये मैं सीख गया तो उसे अच्छा लगता है। नंबर 11, द मेन डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम इज दैट करिकुलम इज, तो करिकुलम क्या है? narrower in scope than syllabus, only for a specific subject, broader term encompassing all learning experiences are prescribed by the school only. Next. Number 12, while preparing a timetable, a principal ensures that art and physical education are placed in the last period. This is based on the principle of वैरायटी, जस्टिस, फटीग, इलास्टिसिटी। प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल हमने पढ़े थे बहुत सारे, उसमें ये कौन सा प्रिंसिपल है? दोस्तों बीच में मैं प्रश्न रोक के एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये प्रश्न हमने अगर डिजाइन किए होते तो आप कह सकते थे कि सर ने अपने कंटेंट से क्वेश्चन लिए, जबकि ये क्वेश्चन हमने डिजाइन नहीं किए। केवीएस के एग्जाम में, पीआरटी में, कभी टीजीटी में, कभी प्रिंसिपल में, कभी डीएसएसबी में, कभी सीटीटी में आए हैं। इन सब क्वेश्चन का हमने पूरा डिटेल पढ़ा है। इट मींस इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, मनीष जी के लेक्चर को अटेंड करने के बाद में, यू कैन बी अश्योर्ड दैट द टॉपिक इज कंप्लीटली आउट एंड आउट ओवर। इसमें कहीं कोई शक या शुबह की गुंजाइश नहीं है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? यदि हैं हम आगे बढ़ते हैं। बताइए। जबकि मैं वही कहना चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न
CTET ने दिए हैं, जिनका अध्ययन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम तो चुटकियों में बना लेंगे. That is the beauty of the class, my dear friends. I want to mention to you, I want to tell you, we have covered everything in the PDF and Manish sir has nicely dealt with that. और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, मनीष जी को जो मैंने PDF दिया था उसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे. मनीष जी के पास जो PDF था वो केवल थ्योरी पार्ट था. क्वेश्चन पार्ट वाज विथ मी एंड मी ओनली. ही हैज नॉट सीन द क्वेश्चन इवन. उनके लिए प्रश्न उतने ही नए हैं जितना आपके लिए. हाँ, मेरे लिए प्रश्न पुराने जरूर हैं, क्योंकि मैंने उत्तर भी पहले से ही देख लिया कि भाई गलती से भी मेरा गलत ना हो जाए. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. प्रश्न क्रमांक 13 की ओर. ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज क्रूशियल. बिकॉज ये क्यों क्रूशियल है? It helps in completion of the syllabus. It focuses on maximum brain development in the early years. ध्यान देंगे. It reduces the need for primary teachers. It is a substitute for a good home environment. Question number 14. Follow-up in the process of supervision is important because it completes the cycle of improvement based on feedback, records the teacher's demerits, reduces the principal's workload, makes the timetable more rigid. कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप इलिमिनेट करके भी उत्तर दे सकते हैं यदि आप अटेंटिव हैं. And I am very happy all 100 people are attending it. The concept of learning without burden is most closely related to which approach? Rote memorization, textbook centric approach, competency based joyful learning, or examination oriented teaching. CTET September 2015. A rubrics जिस पे मनीष जी ने बहुत फोकस किया है is an assessment tool that assigns grades based on the average performance of the class, lists the criteria for a piece of work and describes level of quality. Rubrics is a checklist for attendance. Rubrics is a type of question paper. KVS TGT 17. Which of the following is not a component of foundational numeracy under निपुण भारत? कौन सा नहीं है? नंबर सेंस, अलजेब्रा, shapes and spatial understanding or measurement. The primary role of a teacher, role of teacher आ गया भाई. The primary role of a teacher's reflection in a constructivist classroom is to find out which students are not studying, to improve one's own teaching practice, to prepare for the next inspection, to complete the administrative diary. Now, number 19. In the context of instructional resources, a visit to the local post office by the student is an example of using audio-visual, printed, digital, community resources. बहुत ही सरल सा प्रश्न है, सभी बहुत अच्छे से उत्तर दे सकते हैं. सरल इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. दोस्तों मैं पूरे 25 प्रश्न पूरे कर लेता हूं क्योंकि there are 25 क्वेश्चन, फिर इकट्ठे हम मार्क्स बताएंगे और जो मार्क्स बताएंगे वो पूरे 25 में से बताएंगे. 25 में से हमें कितने मार्क्स आए. The main purpose of a classroom observation by a principal should be, प्रिंसिपल का काम क्या होना चाहिए? should be, आप सभी प्रिंसिपल होने वाले हैं. To judge the teacher's personal quality, to find faults in the teacher's method, to understand the teaching learning process and provide support, or to ensure that the teacher completes the syllabus on time. ये प्रिंसिपल के एग्जाम में आया है दोस्तों. देखिए प्रिंसिपल वाले प्रश्नों में प्रिंसिपल वर्ड का इस्तेमाल जरूर होता है. एक बार मैं प्रश्न को पढ़ूंगा. द मेन पर्पस ऑफ अ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बाय अ प्रिंसिपल शुड बी दिस दैट. नंबर 21. ब्लेंडेड लर्निंग रिफर्स टू, ब्लेंडेड क्या है भाई? दोनों एक साथ ब्लेंड करना. टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एज टुगेदर, अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया विद ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड, यूजिंग ओनली स्मार्ट बोर्ड फॉर टीचिंग, combining theory and practical in the same period. Number 22. Which of the following best describes overt curriculum? पहला लेसन आ जाइए भाई. overt curriculum. मनीष जी, really. Heads off and salute. The value learned from the school assembly, the friendship among students, the topics mentioned in the official syllabus document,
The school's disciplinary rules unofficial. ये रीट एग्जाम में आया है दोस्तों, यहाँ रीट तक को भी हमने समावेश किया है आपके लिए. The principles of justice in timetable construction refers to. Principle of justice किसे कहेंगे आप? Giving equal period to all the teachers, giving tough subject to senior teachers, fair and equitable distribution of periods and workload among staff, all students getting equal opportunity to sit in the front row. 24, second last. Which digital initiative provides QR code textbook to make content more interactive? क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया. एक बार हमने इधर से कान पकड़ा था, अब हम इधर से पकड़ रहे हैं. स्वयं, ई पाठशाला, दीक्षा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट MCQ, descriptive still left. In a competency based assessment, a student's performance is compared against the performance of the topper, the performance of the whole class, a predetermined standard or criterion, the student's own past performance only. KVS PRT 2022. So here we end with the MCQ question, friends. Now let us see the answers. चलिए मैं बताते जाता हूं. नंबर 11 प्रश्न पे ले चलते हैं ताकि एक नजर आप उनको देख सके. बहुत जल्दी 5 मिनट में खत्म कर देंगे क्लास दोस्तों. 5 मिनट, नेक्स्ट 5 more minutes. Be patient. नंबर 11 C, a broader term. नंबर 12 C, fatigue. नंबर 13 B, it focuses on maximum brain development in the early years. Number 14 A, completes the cycle of improvement based on Facebook feedback. Number 15 C is the correct answer, competency based joyful learning. Number 16 B, list the criteria for a piece of work and describes level of quality. नंबर 17 बी, अलजेब्रा, क्योंकि नंबर सेंस, शेप्स और मेजरमेंट ये सब सिखाते हैं मनीष जी अपने गणित उद्यान में. नंबर 18 बी, इंप्रूव वंस ओन टीचिंग प्रैक्टिस. नंबर 19 डी फॉर देवांगन, कम्युनिटी रिसोर्सेज. एंड देन नंबर 20 इट्स सी, अंडरस्टैंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट. Number 21 B, a mix of online digital media with a traditional classroom method. Number 22 it's a C, the topics mentioned in the official syllabus document. Number 23 C, fair and equitable distribution. Number 24 it's a C, Diksha. And the last C, a predetermined standard of criterion. दोस्तों टीना मैडम 25 में से 25, अनीता मैडम 14 में से 15, 23, 22, 15 में से 15 सोनम मैडम, प्रदीप 25, वेरी गुड, विश्वनाथ जी, संदीप साहब, नरेंद्र जी 24, निशा जी, श्वेता जी, वाह 24, 22, सबके नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ. सविता शर्मा 23, वेरी गुड, लकी साहब, राजू जी 23, सूजिया, अभी समय, भाविक जी, वेरी गुड. आप सभी के जोश को सैल्यूट है. आप सभी के नंबर मैं पढ़ पा रहा हूँ. विक्रम परेरा जी 20 नंबर, निर्मला जी 24 नंबर, गिरीश कुमार जी 23 नंबर, अनंत साहब 23 नंबर, वेरी गुड, बधाई सर. चलिए तो दोस्तों जी, दीपक जी जी हाँ जी
बिल्कुल ठीक। Yes, you are. Please carry on. Yes. सर क्वेश्चन नंबर 7 सर 7 यस हाँ बिल्कुल ठीक है सर। सर मनीष जी मैं सर एक मिनट दीपक जी, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि दिस पीपीटी वी आर गोइंग टू शेयर, दे कैन रेज देयर प्रॉब्लम। आई थिंक व्हेन दे विल गेट इट, कई बार जल्दबाजी में भी उन्होंने गलत किया है। द होल पीडीएफ विल बी देयर। बल्कि हमारे साथ में ये चीज एक छूट रही थी जो मैं चाहता था कि आप भले आंसर एक्सप्लेन मत कीजिए, केवल क्वेश्चन पढ़ दीजिए, सो दैट ये दिस विल हेल्प देम नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, क्योंकि सर 1.5 घंटे का समय हो चुका है, तो सभी साथी भले बैठे जरूर हैं लेकिन दे आर अनडाउटेडली अंडर प्रेशर। दिन भर का समय हो जाता है, आप और हम एनर्जी में पढ़ा देते हैं, लेकिन पढ़ने वालों का भी देखना होगा। तो इन क्वेश्चन जी 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 दोस्तों यदि सबको एक एक प्रश्न में डाउट होगा तो वो थोड़ा सा समय ले सकता है। कल से हम ध्यान रखेंगे कि 40 मिनट की क्लास हो और 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन हो, ताकि आप अच्छे से कर पाए। कोई भी चीज हम छोड़ना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम आपको बहुत देर तक बिठा के भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप मन से पढ़ रहे हैं तभी तक पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में झेल रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड सर, ये जो आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रखा इसको भी एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। जहां डाउट आएगा मैं करूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं सर। जी 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 डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेबस एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेबस इज प्रीडिफाइंड है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओवरऑल कवर कोर्स, सबसे अच्छा मैंने आपको एग्जांपल बताया, सिलेबस इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, करिकुलम इज रिलेटेड टू कोर्स। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी, ये लर्निंग एक्सपीरियंस को रिफर करता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सिलेबस पार्ट ऑफ टीचिंग होता है, और करिकुलम वर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, वो पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस को गोल ऑफ लर्निंग, गोल ऑफ फिलॉसफी, पेडागोजी, असेसमेंट, इन सारी चीजों को फोकस करता है करिकुलम। क्लियर? यस सर। नहीं डाउट होगा?
दीपक दीपक जी माइक बंद कर लीजिए। दीपक जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ चलिए। टीना मैडम को नींद आ रही है भाई? हाँ नहीं ठीक है ठीक है। दोस्तों मैं केवल 2 मिनट लूंगा।
मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है ये पीडीएफ आपको अभी की अभी मिल जाएगी। ये जिस तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पार्ट सी है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के अंतर्गत जो हम आज पढ़ रहे हैं, थ्योरी एंड कंसेप्ट हमने जो पढ़ा है, किस पर 8 कंसेप्ट हमने पढ़ा है। इसके बाद ना आपको किसी किताब पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। द ब्यूटी ऑफ दिस पीडीएफ इज ये 14 पेज का है, जिसमें 5 पेज में थ्योरी है और 9 पेज में असेसमेंट है दोस्तों। तो आप जब ये पढ़ लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद में आपको कहीं और जाने की आवश्यकता होती है, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होती है। मनीष जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है और इन सब का समावेश हमने क्वेश्चन लेकर इस तरीके से किया है कि आई फील दिस इज एनफ फॉर यू। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 1 मिनट आप बने